बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका नाम है सीपीसी यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या सिविल प्रोसीजरल कोड। जो भी स्टूडेंट्स आगे ज़ाब्ता दीवानी के वकील बनना चाहते हैं या सिविल केसेस में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस सब्जेक्ट को फिंगर टिप्स पे उन्हें अबूर हासिल हो। और उसके अलावा भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब्जेक्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट है और एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है लॉ के अंदर। इसके साथ साथ हर वकील को जहाँ सीआरपीसी का पता होना चाहिए वहाँ सीपीसी का आना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं पहले लेक्चर की तरफ, देखते हैं ये सब्जेक्ट क्या है और इसकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं। अगर हम सब्जेक्ट के हवाले से बात करें तो जिस तरह मैंने सीआरपीसी के पहले लेक्चर में बताया कि दो किस्म के लॉज होते हैं, एक सब्सटेंटिव और एक प्रोसीजरल। तो ये सीपीसी जो है ये भी एक प्रोसीजरल लॉ है जो सिविल केसेस के प्रोसीजर्स को डील करता है। ये हमें बताता है कि अगर कोई सिविल केस आया तो उसकी प्रोसीडिंग्स किस तरह से होंगी, ठीक है जी, उसका प्रोसीजर क्या होगा। डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन याद रहे, एक दफ़ा फिर आपकी याद दहाने के लिए आपको बता दूं कि किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी लॉ में सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस को समझना ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि जिस शख्स ने ये लॉ लिखा है, जो लेजिस्लेचर का माइंडसेट है, उसने जो ये वर्ड्स आगे चल के इस्तेमाल किए हैं तो उसने इन वर्ड्स से क्या मुराद लिया है। यूँ तो एक लफ्ज़ के कई मतलब होते हैं, ग्रामेटिकल मीनिंग्स अलग हैं और डिक्शनरी के हवाले से अलग हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट मीनिंग्स हैं, ठीक है। जैसे बैटरी का लफ्ज़ देख लें तो बैटरी वैसे तो हम लोग अगर टेक्नोलॉजी के हवाले से देखें तो बैटरी जो है वो एक डिवाइस का नाम है, ठीक है जी, जो हमें पावर प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर पाकिस्तान पिनल कोड के हवाले से देखें तो बैटरी की डेफिनेशन कुछ और बनती है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम इसके सीपीसी के जितनी भी डेफिनेशंस हैं इम्पॉर्टेंट, जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, उनको देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहली डेफिनेशन है कोड। कोड इंक्लूड्स रूल्स। तो सीपीसी के अंदर आपको जो है वो रूल्स भी नज़र आएंगे, सेक्शंस भी नज़र आएंगे, ठीक है जी। तो कोड यहाँ से मुराद क्या है, रूल्स। अच्छा जी, डिक्री से क्या मुराद है, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन गिवन बाय द कोर्ट अबाउट द राइट ऑफ पार्टीज, कि एक अदालत की जो बाकायदा तौर पे एक एडजुडिकेशन है, एक फ़ैसला है, ठीक है। फॉर्मल एक्सप्रेशन यानी बाकायदा तौर पे एक रिटन फॉर्म में एक्सप्रेसली बताया अदालत ने। क्या बताया कि जी अबाउट द राइट ऑफ पार्टीज़, कि जो पार्टीज़ अदालत में पेश हुई हैं उनके क्या राइट्स हैं, क्या उनके जो हकूक़ हैं, उनको अगर एक रिटन फॉर्मल फॉर्म में अदालत बता देती है तो इसको हम डिक्री कहते हैं, ठीक है जी। जिस तरह आम तौर पे जैसे दावा इस्तकरार हक है, तो कोई शख्स जो है, एक पार्टी जो है वो जाती कोर्ट को अप्रोच करती है और अपने हक के लिए एक दावा करती है, कोर्ट के पास आती है कि जनाब ये मेरा हक है, ठीक है, मुझे ये हक लेकर दिया जाए। तो पहले जो है वो अदालत उसको हक को देखती है कि जनाब वाकई क्या ये शख्स हकदार भी है या नहीं। अगर हकदार है पहले तो इस चीज़ का फैसला होगा। अगर पता चल गया कि जनाब प्रूफ हो गया कि हाँ जी वाकई हकदार है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में उसके हक में अगर जा रही है बात तो फिर उसके हक में एक डिक्री दे दी जाती है, ठीक है, कि जनाब आप हकदार हैं फ़लाँ फ़लाँ चीज़ की। जैसे कि एक शख्स है, उसने अदालत में जाके केस कर दिया कि जी मेरे भाई जो है मुझे इस घर में से, मकान में से हिस्सा नहीं दे रहे जो कि हमारे वालिद के नाम पर था और वालिद फौत हो चुके हैं। तो अब पहले तो वो जाके अदालत में ये प्रूफ करेगा कि वो वाकई उस शख्स का बेटा है जो मर चुका है, ठीक है जी। वो किस तरह प्रूफ करेगा, सिंपल है, CNIC के थ्रू प्रूफ कर देगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो है अदालत उसके हक में अगर डिक्री पास कर देती है कि जनाब हाँ जी वाकई दो भाई हैं तो ये 50% का शेयर होल्डर बनता है, ठीक है, 50% इस प्रॉपर्टी में इसका भी हिस्सा बनता है,
तो क्या है कि इस डिक्री के अंदर कोर्ट ने एक फॉर्मल एक्सप्रेशन दिया, ठीक है, जिसमें एक एडजुडिकेशन दी, किस हवाले से, पार्टी के राइट के हवाले से। फिर डिक्री होल्डर किसको कहा जाता है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसकी फेवर में डिक्री दे दी जाए, डिक्री पास कर दी जाए, उसको हम डिक्री होल्डर कहते हैं। अच्छा, याद रहे कि लफ्ज़ डिक्री है, डिग्री नहीं है, लेकिन चूंकि आम तौर पे ये इस्तिलाह जो है वो उर्दू में तो ख़ास तौर पे डिग्री ही लिखा हुआ नज़र आता है आपको, तो चलती तो डिग्री ही है, लेकिन पता होना ज़रूरी है कि ये प्रॉपर जो वर्ड है वो डिग्री। नेक्स्ट आ गई हमारे पास डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन। द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, के जो कोई प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की या हाई कोर्ट की, उसकी जो लोकल लिमिट्स की ज्यूरिसडिक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट कहलाएगी। इसी तरह से फॉरेन कोर्ट है, अ कोर्ट सिचुएटेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान एंड हैज़ नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान, की ऐसी अदालत जो कि पाकिस्तान की हदूद से बाहर है और उस अदालत का पाकिस्तान के अंदर कोई भी दायरा इख्तियार ना है, तो ऐसी कोर्ट को हम फॉरेन कोर्ट कहेंगे। फिर आगे फॉरेन जजमेंट, सिंपल है कि ऐसी जजमेंट जो फॉरेन कोर्ट ने दी हो उसको हम फॉरेन जजमेंट कहेंगे। अच्छा, अब आगे जी गवर्नमेंट प्लीडर की डेफिनेशन। सीपीसी के अंदर गवर्नमेंट प्लीडर से क्या मुराद है? इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एक्सप्रेसली इम्पोज्ड बाय दिस कोड ऑन द गवर्नमेंट प्लीडर, कि यहाँ पर गवर्नमेंट प्लीडर से मुराद कोई भी ऐसा ऑफिसर हो सकता है जिसे सूबाई हुकूमत ने अपॉइंट किया हो इस मकसद से कि वो तमाम या कोई मखसूस फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करे। कौन से फंक्शंस? जो सीपीसी ने गवर्नमेंट प्लीडर के ऊपर इम्पोज किए हैं, यानी सीपीसी के मुताबिक जो जिम्मेदारियां, जो फंक्शंस एक गवर्नमेंट प्लीडर की हैं, वो जिम्मेदारियां, वो फंक्शंस अगर कोई गवर्नमेंट प्लीडर के अलावा भी कोई ऐसा ऑफिसर है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस बिहाफ में अपॉइंट किया है, तो वो शख्स भी गवर्नमेंट प्लीडर कहलाएगा। अच्छा, जज से क्या मुराद है? जज से मुराद है मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट, कि किसी सिविल कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसको हम जज कहेंगे। जजमेंट क्या है जी? फैसला। मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, के किसी डिक्री या ऑर्डर की बुनियाद पर जो एक स्टेटमेंट देता है जज, जो रिटन फॉर्म में स्टेटमेंट देता है, उसको जजमेंट कहा जाता है। अब जजमेंट के बाद जो चीज़ आती है वो है जजमेंट डेटर। जैसे बिजनेस के अंदर एक डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है, ठीक है। क्रेडिटर वो होता है जो उधार देता है और डेटर वो होता है जिसने उधार लिया होता है, जिसको हम उर्दू में मकरूज कहते हैं। तो यहाँ पर जजमेंट डेटर से क्या मुराद है कि जजमेंट का मकरूज कौन शख्स है? कौन है जनाब? अ पर्सन अगेंस्ट होम अ डिक्री हैज़ बिन पास्ड, के वो शख्स जिसके अगेंस्ट, जिसके खिलाफ कोई डिक्री पास हुई हो, वो जजमेंट डेटर कहलाता है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव से क्या मुराद है? सीपीसी में लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन, के ऐसा शख्स जो कानूनी तौर पर एक मुर्दा शख्स की, यानी मरे हुए शख्स की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। इसके बाद जी नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ गई मसनी प्रॉफिट्स। मसनी प्रॉफिट्स क्या है ये? दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और might with ordinary diligence have received therefrom together with interest on such profits, कि यहाँ पे मैसनी प्रॉफिट से मुराद ये है कि एक शख्स जो कि किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, यानी वो प्रॉपर्टी उसके कब्जे में है और उस प्रॉपर्टी से उसको कोई प्रॉफिट रिसीव होता है, ठीक है, एक्चुअली रिसीव करता है यानी रिसीव होता है, या और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड, या वो रिसीव कर सकता था उस प्रॉपर्टी से टुगेदर विद इंटरेस्ट, और अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है था उस प्रॉपर्टी से या मिला उसको, तो ये
چیز جو ہے وہ میسنی پروفٹس کہلائے گی. جیسے ایک شخص ہے، اس کے پاس ایک مکان کا قبضہ ہے، تو اگر وہ مکان اس نے رینٹ پہ دیا اور پر منتھ وہاں سے 50,000 اس نے لیا، تو وہ کیا ہے 50,000 اس کا میسنی پروفٹ ہے. اور اگر اس نے نہیں دیا اور دے سکتا تھا رینٹ پر اور 50,000 پر منتھ لے سکتا تھا، تب بھی وہ میسنی پروفٹ ہی کہلائے گا. اس کے بعد آرڈر کی ڈیفینیشن ہے مینز دی فارمل ایکسپریشن آف اینی ڈیسیژن آف اے سول کوڈ وچ از ناٹ اے ڈکری، کہ ایک ایسا فارمل ایکسپریشن جو کسی سول کورٹ کے ڈیسیژن کے حوالے سے ہو لیکن وہ ڈکری نہ ہو، اس کو آرڈر کہا جاتا ہے. اس کے بعد آ گیا پلیڈر. پلیڈر سے یہاں پر کیا مراد ہے کہ مینز اینی پرسن انٹائٹلڈ ٹو اپیئر اینڈ پلیڈ فار another in court and includes an advocate وکیل اینڈ این اٹارنی آف اے ہائی کورٹ. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی ایسا شخص جو انٹائٹلڈ ہے، جس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کے بہاف پر یا کسی دوسرے شخص کے لیے اپیئر ہو سکے کورٹ میں اور پلیڈ کر سکے، تو اس شخص کو پلیڈر کہیں گے. اور اس میں کون کون شامل ہے؟ اس میں ایڈوکیٹ بھی شامل ہے، وکیل بھی شامل ہے، اور ہائی کورٹ کا اٹارنی بھی شامل ہے. پرسکرائبڈ سے مراد ہے پرسکرائبڈ بائی رولز. وہ کون سے رولز؟ وہ رولز جو آگے فرسٹ شیڈول میں بتائے گئے ہیں. آگے آئے گی ڈیفینیشن رولز کی. اچھا جی، پبلک آفیسر سے کیا مراد ہے؟ پبلک آفیسر سے سی پی سی میں جہاں پہ بھی لفظ پبلک آفیسر لکھا ہوگا، اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ایوری جج، ایوری پرسن ان سروس آف پاکستان، ایوری کمیشنڈ آفیسر ان ملٹری، ایوری آفیسر آف کورٹ آف جسٹس، every person who holds any office by virtue of which is empowered to place or keep any person in confinement، کہ ہر وہ بندہ جو کسی ایسے آفس میں کام کرتا ہے جس آفس سے اس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کنفائنمنٹ میں رکھ سکے، یعنی کہ اپنے پاس وہ اس شخص کو ایک قسم کا قید کہہ لیں آپ، قید میں رکھ سکے. ٹھیک ہے جی، اس کی موومنٹس کو ریسٹرکٹ کر سکے، وہ بندہ بھی پبلک آفیسر کی ڈیفینیشن میں آئے گا. ایوری گورنمنٹ آفیسر ہوز ڈیوٹی از ٹو پریونٹ offences، کہ ہر وہ گورنمنٹ کا آفیسر جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جرائم کو ہونے سے بچائے. ٹھیک ہے، اس کو بھی پبلک آفیسر کہا جائے گا. ایوری آفیسر ہوز ڈیوٹی اٹ از ٹو ٹیک، ریسیو، کیپ اور ایکسپینڈ اینی پراپرٹی آن بہاف آف دی گورنمنٹ، کہ کوئی بھی ایسا آفیسر جس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ گورنمنٹ کے بہاف پہ کوئی بھی پراپرٹی وصول کرے یا ضبط کر لے یا اپنے پاس رکھ لے یا گورنمنٹ کی بہاف پر اس کو بیچ سکے، استعمال کر سکے، نیلام کر سکے، تو وہ بندہ بھی پبلک آفیسر کی ڈیفینیشن میں آئے گا. ایوری آفیسر ان سروس آف گورنمنٹ ہو از ریمونریٹڈ بائی فی، کمیشن اور پرفارمنس آف اینی پبلک ڈیوٹی، کہ ہر وہ آفیسر جو گورنمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ تنخواہ کس طرح دی جا رہی ہے، مطلب معاوضہ دیا جا رہا ہے، تنخواہ نہیں سوری معاوضہ دیا جا رہا ہے اس طریقے سے، فیس کی شکل میں، کمیشن کی شکل میں، یا کوئی خاص پبلک ڈیوٹی پرفارم کرنے کی صورت میں، تو ایسے شخص کو بھی ہم پبلک آفیسر کہیں گے. پھر آ گئی رول کی ڈیفینیشن. رول کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ مینز رولز اینڈ فارمز کنٹینڈ ان دی فرسٹ شیڈول اور میڈ انڈر سیکشن 122 اور سیکشن 125 آف سی پی سی، کہ رول سے مراد فرسٹ شیڈول کے اندر جتنے رولز اور فارمز دیے گئے ہیں وہ، یا جو سیکشن 122 اور 125 کے تحت بنائے گئے ہیں، وہ چیزیں رولز کی ڈیفینیشن میں آئیں گی. شیئر سے کیا مراد ہے؟ شیئر ان اے کارپوریشن شیل بی ڈیم ٹو انکلوڈ اسٹاک، ڈیبینچر اور بانڈس، کہ کسی بھی کمپنی میں شیئر سے مراد اسٹاک بھی ہو سکتا ہے، ڈیبینچر اسٹاک بھی ہو سکتا ہے، ڈیبینچرز بھی ہو سکتے ہیں، بانڈز بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ کیا چیزیں ہیں؟ ڈیبینچر بانڈ، ڈیبینچر اسٹاک، یہ چیزیں آپ کو کمپنی لا کے لیکچر میں ملیں گی انشاءاللہ. سبارڈینیشن آف کورٹس. اچھا جی، اب سی پی سی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ماتحتی کس طرح سے ہے عدالتوں کی، یعنی کون سی عدالت کس عدالت کے ماتحت ہے. فار دا پرپزز آف دس کوڈ، یعنی کہ سیول کوڈ کے پرپزز کے مقاصد کی خاطر ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے سبارڈینیٹ ہے ہائی کورٹ کے. ایک بات ہو گئی. اینڈ ایوری سیول کورٹ آف اے گریڈ انفیریئر ٹو دیٹ آف اے ڈسٹرکٹ کورٹ، اور ہر وہ سیول کورٹ جو ڈسٹرکٹ کورٹ سے نچلے درجے پر ہے. ٹھیک ہے جی.
and every court of small claims and minor offenses is subordinate to the high court and district court. और हर वो कोर्ट जो छोटे छोटे मामलात के लिए है या छोटे ऑफेंसेस के लिए बनाई गई है वो सबॉर्डिनेट होगी हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के. तो कंक्लूड इसी तरह से करते हैं इस लेक्चर को कि डेफिनेशंस को समझना एक बार फिर बता दें कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, और लॉ को आगे फर्दर समझने के लिए जो है वो पहले इन डेफिनेशंस को अज़बर करना और अच्छे तरीके से याद करना ज़रूरी है, ताकि आगे ये वर्ड्स जहाँ पर भी सीपीसी में इस्तेमाल हों आपको फ़ौरन से पता चल जाए कि इस लफ्ज़ का क्या मतलब है. तो उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछें, या लेक्चर के बारे में कोई राय देना चाहें तो कमेंट्स में हमें बताएं. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें. शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.